Hey dear students, welcome back to part 2 of our chapter 5 forms of market. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था मार्केट का मतलब क्या होता है, उसी तरीके से किस तरीके से मार्केट को क्लासीफाई किया गया है, उसका जो टाइप है वो डिवाइड किया गया है टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से और आपके कंपटीशन के हिसाब से। तो लास्ट टाइम हमने देख लिया कि कंपटीशन में किस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट करता है मार्केट में, और परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से डिमांड और सप्लाई दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ किसी तरीके का सेलर या किसी तरीके का कोई भी बायर जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जो है ये दो ऐसे फोर्सेस है जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी देखा था, एक टेबुलर शेड्यूल में भी देखा था कि कैसे डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे जाकर इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बुलाते हैं। तो आज जो है वो हम करने वाले हैं उसका पार्ट 2 कंपटीशन। परफेक्ट तो हमने देख लिया, कंपटीशन का जो सब डिवीजन हुआ है आगे इम्परफेक्ट कंपटीशन, और उसी के आगे के सब डिविजन्स भी हम देखेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। Imperfect competition is a type of market showing some but not all features of a competitive market. Imperfect competition एक ऐसा मार्केट का टाइप है जो कि कॉम्पिटिटिव मार्केट के सारे फीचर्स तो नहीं, लेकिन कुछ फीचर्स ज़रूर बताता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। तो कुछ टाइप है इम्परफेक्ट मार्केट के। सबसे पहला है मोनोपोली। मोनोपोली, मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का जो है उसका मतलब होता है सेलर, यानी कि सिंगल सेलर। मोनोपोली में मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंगल सेलर की। अच्छा, सिंगल सेलर क्या होते हैं? बेसिकली ये सिंगल सेलर वो होते हैं जो मार्केट की सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं, यानी ये अकेला बादशाह होता है, बाकी इसके साथ कंपटीशन में कोई भी नहीं होता है। तो ये पूरे इस मार्केट को क्या करता है? डोमिनेट करता है। द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन्स single and poly which means seller. Monopoly is a market in which there is only one seller who controls the entire market supply. मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर सिर्फ सिंगल सेलर होता है जो सारे के सारे मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करता है फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अच्छा, इसका जो प्रोडक्ट है ना ये अकेला ही बादशाह है, इसी का प्रोडक्ट है, इसके अलावा और कोई कंपटीशन में दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, तो इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल नहीं होता है। जैसे हम टूथपेस्ट लेने चले गए, राइट, तो टूथपेस्ट के तो हमारे पास बहुत सारे सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। हम चले जाते हैं टूथपेस्ट लेने तो कहीं ना कहीं हम, चलो कोलगेट नहीं है तो पेप्सोडेंट दे दो, हमको चल जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। कोलगेट मतलब कोलगेट ही लेना है, आप पेप्सोडेंट नहीं ले सकते, सेंसोडाइन नहीं ले सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं एज पर दिस कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किसी तरीके का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। Okay. According to E.H. Chamberlain, monopoly refers to a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute. तो E.H. Chamberlain का भी यही कहना है कि मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर एक सिंगल फर्म जो है वो कंट्रोल करती है हर एक सप्लाई के प्रोडक्ट के सप्लाई को, और उसका किसी तरीके से कोई क्लोज सब्सटीट्यूट जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली मार्केट के कुछ फीचर्स देखेंगे। सबसे पहला जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं वो है सिंगल सेलर। देयर इज नो कंपटीशन एज देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि किसी तरीके का कोई कंपटीशन आने की बात ही नहीं होती, क्योंकि सेलर तो एक ही है मार्केट में, तो जिसको भी खरीदना होगा हर एक कंज्यूमर उसी से आकर खरीदेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सेलर जो है वो इकलौता है, बट द नंबर ऑफ बायर्स इज लार्ज। बायर्स ह्यूज क्वांटिटी में है, लेकिन सेलर जो है वो सिंगल होगा। नेक्स्ट, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल देकर समझाया था, उसका किसी भी तरीके से कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। There are no close substitutes for the product of monopolist, therefore the buyers have no choice. इसलिए बायर्स के पास कोई चॉइस नहीं है, वो जो भी प्राइस कोट करके सेल करेगा आपको खरीदना ही होगा। They have to either buy the product from the monopolist or go without it. यानी कि या तो मोनोपोलिस्ट के पास जाओ, उसके पास से जाकर खरीदो, या फिर आप खरीदोगे ही नहीं। The cross elasticity of demand for his product is either zero or negative. अब इसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्यों आया? क्रॉस इलास्टिसिटी हमको क्या समझाता है बच्चों कि जो एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसके सब्सटीट्यूट के डिमांड में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आया तो दूसरे के सब्सटीट्यूट में चेंज आता है, ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है इस प्रोडक्ट की वो या तो जीरो होगी या तो नेगेटिव होगी, क्योंकि आपके पास दूसरा चॉइस ही नहीं है, राइट। दूसरा डिमांड करने के लिए चॉइस ही नहीं है आपके पास में, तो आप क्या डिमांड करोगे? तो या तो आप जीरो में जाओगे या नेगेटिव में जाओगे। नेक्स्ट इज बैरियर्स टू एंट्री।
Entry of the rivals is restricted due to legal, natural, technological barriers which do not allow the competitors to enter the market. अब जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं होता है, लेकिन ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के मोनोपोली मार्केट में देयर आर बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, नेचुरल होते हैं, टेक्नोलॉजिकल होते हैं। तो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस ऐसे होते हैं कि आप कुछ लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकते हो अगर आपको इस मोनोपोली मार्केट में एंटर होना है तो इट डज नॉट अलाउज द कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट। अब क्योंकि रेस्ट्रिक्शन बनाकर रख दिया है तो मार्केट में एंटर आप नहीं हो सकते हो। एज कॉम्पिटिटर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है मोनोपोली मार्केट में एंटर होना। एज कॉम्पिटिटर आई एम सेइंग, एज मोनोपोलिस्ट बनकर एंटर होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मोनोपोली कर रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, लेकिन कई सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं इस मार्केट में, तो आप एज कॉम्पिटिटर नहीं उतर पाओगे। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, जैसे हमने देखा मोनोपोलिस्ट जो है हैज कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, ही इज द सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। अब मोनोपोलिस्ट, अच्छा मोनोपोलिस्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दो अलग अलग है, तो हमको इसको मिलाना नहीं है। मोनोपोलिस्ट की बात करें तो जो मोनोपोली चला रहा है, जो सेलर, हम उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। तो मोनोपोलिस्ट यहाँ पर क्या करता है, पूरे मार्केट के सप्लाई पे खुद का कंट्रोल रखता है, इसीलिए प्राइस भी वही सेट करता है, वही प्रोड्यूसर है, वही सेलर है इस मार्केट के अंदर। प्राइस मेकर, अब हम जानते हैं जब वो डोमिनेट ही कर रहा है तो प्राइस भी वही बनाने वाला है। मेकर यानी जो बनाता है वो। तो मोनोपोलिस्ट जो होता है, ये जो मोनोपोलिस्ट होते हैं ये प्राइस जो है अपने प्रोडक्ट के फिक्स करते हैं और सारे मार्केट सप्लाई को कंट्रोल भी करते हैं, इसीलिए इनको प्राइस मेकर बुलाया जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कोई भी प्रोडक्ट जो रेट में बेचा और आपने किसी और को रेफ़र किया, या फिर किसी और रीजन में जाके मैंने दूसरे प्राइस में उसको बेचा, तो वो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ, आपको कोई चीज़ 10 रुपये में बेच रही हूँ, किसी और को 8 रुपये में बेच रही हूँ, किसी और को 5 रुपये में बेच रही हूँ, राइट। इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा इंडियन रेलवेज मोनोपोली है, राइट। हालांकि अभी कुछ प्राइवेट पार्टीज एंटर हो गई है, लेकिन इसको मोनोपोली ज़्यादा माना जाता है। तो ये मोनोपोलिस्ट जो है ये क्या करते हैं, ट्रेन की टिकट का प्राइस हम जानते हैं कितना होता है, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, जो भी स्टेशन के हिसाब से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए प्राइस जो है हम कम चार्ज करेंगे। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को पास मिलता है, कॉलेज की तरफ से एक लेटर देना होता है तो उनको पास मिल जाता है रेलवे का बनकर, तो उसमें उनका जो प्राइस है वो कम कोट किया जाता है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस के हिसाब से, सेम सर्विस है, सर्विस सेम है, सर्विस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, ट्रेन आपको छोड़ देगी। आपको कुछ जिनको कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं या जिसको ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं उनको कोई नाच गा के नहीं छोड़ने वाला है, राइट। तो सर्विस उनकी कॉमन है हर किसी के लिए, लेकिन जो प्राइस है वो यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट, यानी कि चेंज किया जाता है अलग अलग कंज्यूमर के हिसाब से। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट्स एट कंसेशनल रेट्स, इनको कंसेशन मिलता है, ओके। Next is no distinction between firm and industry. Monopolist is the sole seller and producer of the firm, or monopoly firm itself is an industry. अब क्योंकि monopoly है तो यहाँ पर फर्म को ही इंडस्ट्री माना जाता है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई डिफरेंस जो है वो नहीं समझा जाएगा। जैसे कि रेलवे हमने बोल दिया, अब रेलवे के अंदर कोई अलग अलग फर्म थोड़ी है, कोई अलग अलग इंडस्ट्री थोड़ी है, नहीं है ना। रेलवे इटसेल्फ बिकम्स एन इंडस्ट्री, तो जो फर्म है वही इंडस्ट्री भी है यहाँ पर, बस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दैट इज़ दी मोनोपोली कॉम्पिटिशन। अब मोनोपोली कॉम्पिटिशन में टाइप क्या है, सबसे पहला है प्राइवेट मोनोपोली। When an individual or private body controls a monopoly firm, it is known as private monopoly. For example, टाटा ग्रुप। अब टाटा ग्रुप जो है उसको प्राइवेट मोनोपोली बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि इस प्राइवेट बॉडी ने एक फर्म को पूरी तरीके से चला रही है। अब टाटा ग्रुप के अंदर आपको कई सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, टाटा सॉल्ट मिल जाएगा, टाटा स्टील मिल जाएगा, टाटा मोटर्स मिल जाएगा, भले अलग अलग डिवाइड किया है लेकिन प्राइवेट मोनोपोली चल रही है। इसको चलाने वाला जो है वो कौन है, प्राइवेट ग्रुप जो है वो कौन है, हमारा टाटा ग्रुप ही है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइवेट मोनोपोली। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक मोनोपोली। प्राइवेट हो गया, आते हैं पब्लिक पे। पब्लिक मोनोपोली, व्हेन द प्रोडक्शन इज सोली ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज पब्लिक मोनोपोली। इट इज़ यूजुअली वेलफेयर ओरिएंटेड, ओके। बेसिकली जब प्रोडक्शन जो भी है उसको सोलली जो उसको ओन करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, तो पब्लिक में तो हमारी गवर्नमेंट ही आ जाती है, राइट। तो वो होती है पब्लिक मोनोपोली। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया इंडियन रेलवेज के लिए, तो दैट बिकम्स योर पब्लिक मोनोपोली।
Then we have legal monopoly. This monopoly emerges on account of legal provisions. अब यहाँ पर बात चल रही है लीगल प्रोविजन के हिसाब से जो काम करते हैं, तो पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स जो हो गए. द लॉ forbids the potential competitors to imitate the design or form the product registered under given brand names, for example Amul products. तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप कॉपीराइट करके रजिस्टर करके रख सकते हो कि भैया इसके ऊपर मेरा ही कॉपीराइट है, आप मेरे ब्रांड को कॉपी नहीं कर सकते, आप मेरे नाम को कॉपी नहीं कर सकते, मेरे लोगो को कॉपी नहीं कर सकते हो, ब्रांड नेम को कॉपी नहीं कर सकते हो. जिस तरीके से आपका प्रोडक्ट है, कई बार ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट को भी आप कॉपीराइट कर सकते हो कि ऐसा दूसरा प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए या कोई कंपटीशन में उतर ही नहीं सकता, तो वो होता है लीगल मोनोपोली, जहाँ पर उस प्रोडक्ट को आप किसी को बनाने ही नहीं दे रहे हो, राइट. तो दैट बिकम्स योर लीगल मोनोपोली. तो दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ योर मोनोपोली. फोर्थ इज नेचुरल मोनोपोली. Monopoly created on the basis of natural conditions like climate, rainfall, specific location. मोनोपोली जो नेचुरल कंडीशंस के ऊपर हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया जैसे क्लाइमेट के हिसाब से, स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से, रेनफॉल बारिश के हिसाब से, जहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है वीट फ्रॉम पंजाब, वीट फ्रॉम पंजाब ही आता है हमको, तो वो हमारा क्या है, नेचुरल मोनोपोली है. नेक्स्ट इज सिंपल मोनोपोली. In simple monopoly, seller or a firm charges a uniform price for its product to all the buyers. सिंपल है समझने के लिए सेलर या फर्म जो कि यूनिफॉर्म एक कॉमन प्राइस चार्ज करता है अपने सारे के सारे बायर्स को, यानी जैसे हमने पढ़ा ना इसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो सिंपल मोनोपोली क्या करता है, सबको कॉमन प्राइस सेट करके दे देता है. दैट इज योर सिंपल मोनोपोली. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली जो हमने देखा, अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्जेस जो हम लेते हैं या पैसा लेते हैं, प्राइस जो कोट करते हैं अलग अलग कस्टमर्स के लिए, वो डिस्क्रिमिनेटिंग होता है. फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट सेम होगा लेकिन चार्जेस डिफरेंट होंगे. डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स. अब इसमें भी यूनिफॉर्मिटी आ गई है कई तरीके से कि ऑलमोस्ट मोस्टली डॉक्टर्स ने एक रेट फिक्स करके रख दिया है अपना कि यही रेट होने वाला है. लेकिन कई बार आप देखो अगर किसी का ऑपरेशन होता है, किसी की कोई सर्जरी हो रही है, किसी का छोटा मोटा इलाज हो रहा है, तो वहाँ पर प्राइसेस जो है वो वेरी करते हैं, इसीलिए उसको डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज वॉलेंट्री मोनोपोली. वॉलेंट्री मोनोपोली जहाँ पर क्या होता है, टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सम मोनोपोलिस्ट वॉलेंटरीली कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट. अब ताकि हम मार्केट से कंपटीशन ही हटा दें, तो बहुत सारे मोनोपोलिस्ट जो सेम इंडस्ट्री या फॉर्म में है मिलकर आते हैं और क्या करते हैं, अपने झंडे गाड़ देते हैं कि अब हम ही इसके राजा है, हम 4-5 लोग मिलकर ही इसके राजा है, इसको चलाएंगे, किसी तरीके का और कोई कंपटीशन आने नहीं देंगे. बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है आपको ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. इससे उनका प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है. तो ये क्या है, वॉलंटरीली है कि सारे मोनोपोलिस्ट आए, उन्होंने मिलकर बोला कि हम सब मिलकर क्या करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं अपनी, ताकि किसी तरीके का कंपटीशन नहीं आए और हम अच्छे से प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सके. तो दैट वाज योर टाइप्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन. अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली पर्सनल अगर हम देखें तो डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स. जगह के हिसाब से देखें तो डिफरेंसेस इन हाउस रेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज विच वी नो. अलग अलग रूरल और अर्बन में प्राइस जो होते हैं घरों के, वो रेंट जो होते हैं वो अलग होते हैं. टाइम वाइज अगर हम देखें, एसटी बस फेयर डिफर्स फॉर ओवरनाइट एंड डे टाइम ट्रैवल. वेरी गुड एग्जांपल. टाइम के हिसाब से अगर हमको जानना है तो देखो ऑटो के भी चार्जेस जो होते हैं वो डिफर कर जाते हैं, राइट. तो बस के रेट्स भी होते हैं वो डिफर करते हैं. डे के टाइम पे अलग प्राइसेस है, नाइट का प्राइस अलग होता है. यूज़ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज़. ऑफकोर्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये भी. कमर्शियल यूज़ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिल आता है कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए, और जो हमारे लिए लोकली डोमेस्टिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो हमारा बिल अलग होता है, राइट. तो कंपैरेटिवली यहाँ पर प्राइस जो है वो मार्केट में, मोनोपोली जैसे मार्केट में डिस्क्रिमिनेट होता है टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से और यूज़ के हिसाब से, राइट. सो दैट वाज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर योर मोनोपोली. नाउ अच्छा, एक एक्सरसाइज दिया आपको छोटा सा, जहाँ पर आपको देखकर बताना है कि कौन सा सूटेबल मोनोपोली है किसके लिए. तो दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन. दैट इज अ DIY, so you can do it. Okay, now the next type of competition that we have is oligopoly competition. Oligo means few and poly which means seller. तो oligo का मतलब क्या होता है, few seller की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. It is that market where there are few firms in the market producing either a homogeneous product or a differentiated product.
तो यह जो फ्यू सेलर्स की हम बात करते हैं, पहले जो हमने मोनोपोली पढ़ा उसके अंदर क्या था, मोनोपोली में सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं या डिफरेंशिएटेड, होमोजीनियस सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो हमारा ओलिगोपोली मार्केट होता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, सीमेंट कंपनीज, और इसके अलावा हम अगर देखें तो वी हैव कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। तो ये आपके जो आएगा फ्यू सेलर्स है, इसके अंदर क्या है, फ्यू सेलर्स है, कम सेलर्स है, तो इसको हम बुलाते हैं ओलिगोपोली मार्केट। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। फ्यू फर्म्स और सेलर्स, जैसे हमने देखा डेफिनेशन से ही हमने देखा है ओलिगो का मतलब भी फ्यू होता है, तो सबसे पहला फीचर हमारा होगा देयर आर फ्यू फर्म्स और फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। These few firms dominate the market and enjoy considerable control over the price of a product. अब ये जो few firms है ये पूरी तरीके से मार्केट को डोमिनेट करते हैं और उसी के साथ साथ considerable control over the price of a product, यानी कि प्राइस को भी कंट्रोल करते हैं, तो they are also the ones who sets the price. Second feature says interdependence. Seller has to be cautious with respect to any action taken by the competing firms. Since there are few sellers in the market, if any firm makes the change in the price, all other firms in the industry also try to follow the same to remain in the competition. अब ये जो प्राइस सेट करते हैं ये तो हमारे सेलर्स ही सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये लोगों की इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने प्राइस चेंज किया, ठीक है, समझ लो प्राइस को कम कर दिया, दिवाली आने वाली है, प्राइस को कम कर दिया, तो बी को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर अपना सेल्स बढ़ाना है, अगर मार्केट में रहना है, कंपटीशन से बाहर नहीं होना है, तो बी को भी सेम काम जो है वो करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा। तो ए जो करता है बी सी डी उसको फॉलो करेंगे, या फिर बी ने कुछ किया तो ए सी डी, या डी ने चेंज किया तो ए बी सी उसको फॉलो करेंगे। तो एक कॉम्पिटिटर ने चेंजेस लाया तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स को भी चेंजेस लाना पड़ेगा मार्केट में प्रिवेल रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। Next is advertising. Advertising is a powerful instrument in the hands of oligopolists. A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertising campaign with the intention of capturing a large part of the market. अब इनके हाथ में क्योंकि फ्यू सेलर्स है ना, यानी कि कंपटीशन है, तो आप इस कंपटीशन में कैसे राजा बनने की कोशिश करोगे या कैसे इसका लीडर बनने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग जैसा एक पावरफुल टूल है जो ओलिगोपोलिस्ट के हाथ में होता है। आपका जो एडवर्टाइजिंग होना चाहिए वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपने ऑलरेडी अपने एडवर्टाइजिंग के ज़रिए ही मार्केट का लार्ज पार्ट क्या करके रखा है, कैप्चर करके रखा है, यानी कि मेजॉरिटी आपके पास हो जानी चाहिए। अगर आपके पास मेजॉरिटी हो गई एडवर्टाइजमेंट की वजह से, कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी कंज्यूमर में टर्न हो जाएगी, जो कि आपको छोड़कर जाने वाली नहीं है। अब फ्यू सेलर्स है, देखो मोनोपोली में तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, इसलिए उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि मुझे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना भी नहीं है, जो प्राइस मैंने बोल दिया वो उनको खरीदना है। लेकिन ओलिगोपोली में कंपटीशन है ना, फ्यू सेलर्स हैं ना मार्केट में, तो उनके साथ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलेगा मेरा। तो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में एग्जिस्ट करने के लिए उसको एडवर्टाइजिंग जैसे पावरफुल टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंट्री बैरियर्स. Firm can easily exit from the industry whenever it wants, but has to face certain entry barriers such as government license, patents, etc. आपको मार्केट छोड़ के जाना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप छोड़ कर जा सकते हो। लेकिन जब बात आती है एंट्री करने की, तो जब मार्केट में एंटर होना है, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइसेंसिंग होती है, पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए एंटर करना पड़ता है। तो येस, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं, देखो पूरी तरीके से ना नहीं किया है किसी को आने, तुमको आना है आओ, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके तुमको आने होंगे। दैट इज़ योर एंट्री बैरियर। ओके, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. Now there is a lack of uniformity among the firms in terms of their size. Some firms may be small while others may be of bigger size. अब यहाँ पर जो यूनिफॉर्मिटी की बात चल रही है, जो लैक करती है, जो सेम नहीं है, वो है साइज ऑफ द फर्म। कुछ फर्म्स ऐसी होगी जो छोटी है, कुछ फर्म्स होगी जो बड़ी होगी, राइट। यहाँ पर फर्म्स के साइज की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट दे आर हैविंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अनसर्टेनिटी. There is a considerable element of uncertainty in this type of market due to different behavior patterns. Uncertainty का मतलब होता है कि ऐसा इवेंट जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी इस मार्केट में क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से देयर आर डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स। अब ये जो बिहेवियर की हम बात करें, ये कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें, तो कंज्यूमर के हिसाब से कंज्यूमर बिहेवियर जो होते हैं वो चेंज होते हैं एज पर देयर एज, एज पर देयर जेंडर, एज पर द रीजन,
कंज्यूमर बिहेवियर्स डिफर करते हैं। राइवल्स में जॉइन हैंड्स एंड कोऑपरेट और में ट्राई टू फाइट विद ईच अदर। तो यहाँ पर जो राइवल्स है, कॉम्पिटिटर्स है, ऐसा हो सकता है कि आपस में फ्यू सेलर्स है ना, तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे, कोऑपरेट करके काम करेंगे, या फिर एक दूसरे से लड़ने पर उतर आएंगे। तो ये जो लड़ने की हम बात कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिशन के थ्रू हम लड़ने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में उतर जाए, तो इसीलिए बोला जाता है देयर आर अनसर्टेनिटीज, यानी कि ऐसे अनसर्टन इवेंट्स हो सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो ये हमारे फीचर थे ओलिगोपोली कंपटीशन के। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ कंपटीशन दैट वी हैव इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लिक्विड क्लीनर्स, तो ये एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला था मोनोपोलिस्ट अलग होता है, मोनोपोलिस्टिक अलग होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इट इज़ वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। अब ये कंपटीशन है जो रियलिस्टिक है, दैट मीन्स इट एग्जिस्ट इन टू द मार्केट। In this market, there are some features of perfect competition and some features of monopoly acting together. तो याद रखना मोनोपोलिस्ट कंपटीशन जो है वो दो कंपटीशन का जो दो हमारे टाइप्स है मार्केट के, उसका क्या है, मिक्सचर है। कौन से दो टाइप है, एक आता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, ओके, और दूसरे कुछ फीचर्स है इसके मोनोपोली कंपटीशन का। तो परफेक्ट और मोनोपोली, इन दोनों के ही क्या है, फीचर्स मिलाकर हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनता है। Professor E.H. Chamberlain coined this concept in his book Theory of Monopolistic Competition। तो E.H. Chamberlain ने इस कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट किया है। हर चीज़ में अल्फ्रेड मार्शल नहीं आ सकते हैं, तो जिन्होंने जिस थियोरी को ढूंढा है, हमको उनके नाम याद होने ज़रूरी है। तो प्रोफेसर E.H. Chamberlain was the first person who has coined this term Theory of Monopolistic Competition अपनी बुक में, जो कि पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1933 में। अब अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, monopolistic competition refers to competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitutes। यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। ओलिगोपोली में क्या था, फ्यू था। मोनोपोली में क्या था, सिंगल था। मोनोपोलिस्टिक में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है विच प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। क्लोज होते हैं लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं। सब्सटीट्यूट क्या होता है, टी के बदले कॉफ़ी ले लिया, ये सब्सटीट्यूट होता है, राइट। तो यहाँ पर एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट्स ये लोग नहीं बनाते हैं, ओके, सॉरी, क्लोज बनाते हैं बट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स उसके नहीं बनाते हैं। Following are the main features of monopolistic competition. The very first one is fairly large number of sellers. अब monopolistic के meaning में definition में ही हमने पढ़ लिया है कि there are large number of sellers, तो वो सबसे पहला feature हो गया। In monopolistic competition, the number of sellers is large, but comparatively it is less than that of perfect competition. लेकिन perfect competition के comparison में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतने भी ज़्यादा large number of sellers नहीं होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सेलर्स बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली। अब इसी रीजन की वजह से सेलर्स का बिहेवियर मोनोपोली जैसा होता है, यानी कि सिंगल सेलर जैसा हो जाता है। हमने कहा ना परफेक्ट और मोनोपोली के फीचर्स जो है वो इसमें मिलते हैं। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इन दिस मार्केट देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब यहाँ पर बायर्स भी लार्ज नंबर में है। नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड। आप अपनी इंडिविजुअल डिमांड के हिसाब से प्राइस को इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। प्राइस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर। अब ये सबसे बड़ा फीचर है जिससे कि आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को समझ सकते हैं। In this market, there are many firms producing a particular product, but the product of each firm is in some way differentiated from the product of every other firm in the market. यहाँ पर हर एक फर्म जो है प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से इनका प्रोडक्ट जो होता है वो कुछ अलग होता है। ऑफकोर्स कुछ यूनिक होगा तभी मार्केट में वो बिकेगा। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसे हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बुलाते हैं, जहाँ मेरा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से कम्प्लीटली अलग है। हालांकि बेच तो हम दोनों क्लीनर्स ही ले रहे हैं, लिक्विड क्लीनर बेच रहे हैं, किचन क्लीनर बेच रहे हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से क्या होगा, अलग होगा। It may take the form of brand names, trademarks, peculiarity of package or container shape, quality, cover, design, color. Okay, तो यहाँ पर बोला जा रहा है अब डिफरेंस क्यों है, क्या चीज़ में डिफरेंस हो सकता है। देखो क्लीनर मैं भी बेच रही हूँ, क्लीनर आप भी बेच रहे हो, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, नाम, ब्रांड नेम फ़र्क है। हमारा जो ट्रेडमार्क है वो अलग होगा। पिक्यूलियरिटी ऑफ पैकेज और कंटेनर, यानी कि उसकी जो पैकेजिंग होगी वो कम्प्लीटली अलग होगी, जो कलर कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया अलग होगा, जो क्वालिटी बेच रहे हो आप और मैं वो दोनों के दोनों अलग हो सकता है, जो डिज़ाइन है प्रोडक्ट का वो अलग हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को जो डिफ़र करता है वो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है।
This means that the product of a firm may find close substitutes and its cross elasticity of demand is very high. यानी कि product of a firm में find close substitutes हमको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बोल रहा है and its cross elasticity of demand is very high. क्रॉस इलास्टिसिटी की बात आती है तो सब्सटीट्यूट्स की बात आती है, तो यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हैंडसेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स. ओके, तो मोबाइल हैंडसेट या कोल्ड ड्रिंक जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, राइट. अगर आप फैंटा पियो तो फैंटा की कंपैरिजन जो है वो आप थम्स अप से नहीं कर सकते हो, क्योंकि कलर में, टेस्ट में, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफर करता है, राइट. तो दैट इज़ योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मोबाइल हैंडसेट्स हमने देखे हैं, राइट. आप ओप्पो, वीवो देख लो, आप एप्पल देख लो, सैमसंग देख लो, इनके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, राइट. प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्वालिटी वाइज, शेप, कलर, डिज़ाइन, यूज़ के हिसाब से जो अलग से डिज़ाइन किया गया है आपके लिए, आपके यूज़ के हिसाब से, वो भी डिफ़र करता है. ओके. Free entry and exit. Under monopolistic competition, there is freedom of entry and exit. That is new firms are free to enter the market if there is profit. तो free entry and exit में हमको क्या बोल रहा है, आपके ऊपर किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब आना चाहो एंटर कर लो, जब जाना है चले जाओ. तो फ्री एंट्री और एग्जिट किसका फीचर था? परफेक्ट कंपटीशन का फीचर था. तो सेम वो मोनोपोलिस्टिक के लिए भी एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली दे कैन लीव द मार्केट इफ दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव. कमा रहे हो प्रॉफिट तो एग्जिस्ट कर तो रह सकते हो मार्केट में, नहीं कमा रहे हो ज़्यादा तो जा सकते हो मार्केट छोड़कर, कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं होने वाला है. सेलिंग कॉस्ट आर पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली. तो सेलिंग कॉस्ट जो है वो क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म to create more demand for its product and thus increase the volume of sales. तो बेसिकली ये बोल रहा है हमको, इसका मतलब ये जो सेलिंग कॉस्ट है ये यहाँ पर क्या रेफर करता है, कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट. जो भी आपने खर्चा किया है मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो सके. फॉर एग्जांपल आपने खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर. एडवर्टाइजमेंट पे हम खर्चा इसलिए करते हैं ना ताकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़े, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ सके. It includes expenditure on advertisements, radio and television, broadcast, hoarding, exhibition, window display, free gifts, free samples. बेसिकली आपने हर एक फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट टूल, यहाँ पर सेल्स टूल भी यूज़ कर लिया है, जिससे कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए. तो जब उन सारे खर्चों को आप इनकर करते हो, वो सारे एक्सपेंडिचर्स आप इनकर करते हो, तो उसे हम बुलाते हैं सेलिंग कॉस्ट. Close substitutes. In monopolistic competition, goods have close substitutes to each other. For example, different brands of soap, toothpaste, etc. तो इनको हम close substitutes बुला सकते हैं, क्योंकि पेप्सोडेंट भी है, सेंसोडाइन भी है, कोलगेट भी है. ये अलग बात है, जब हम जाते हैं तो हम जाकर बोलते हैं भैया एक कोलगेट दे देना. अगर आप ब्रांड स्पेसिफिक हो तो आप बोलोगे जाकर के मुझे सेंसोडाइन ही चाहिए, मुझे पेप्सोडेंट ही चाहिए, कोलगेट ही चाहिए, राइट. तो हम ऐसे क्लोज सब्सटीट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं. अगर हम सोप की बात करें तो लक्स ही हमको चाहिए, लेकिन लक्स में भी कितने सारे फ्लेवर्स होते हैं. अगर लक्स अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले दूसरा कौन सा फ्रेगरेंस वाला आप साबुन यूज़ करते हो, तो वो आप उस हिसाब से जाकर बोल सकते हो. तो ये सारे प्रोडक्ट के क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं. नेक्स्ट फीचर इज कंसेप्ट ऑफ ग्रुप. अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चेम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इंडस्ट्री नहीं बोल रहे हैं, ग्रुप बोल रहे हैं. इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट. इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, बहुत सारे फर्म्स हैं जो सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल सिमिलर प्रोडक्ट को बेचते हैं. अ ग्रुप मीन्स अ नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर क्लोजली रिलेटेड. लेकिन ग्रुप में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा. ऐसे कई सारे फर्म्स है जो मेडिसिन भी बनाते हैं, जो ऑटोमोबाइल भी बनाते हैं, तो वो हम उनको क्या बुलाते हैं, ग्रुप बुलाते हैं. हम उनको ग्रुप बुलाते हैं. फर्म बोलेंगे तो सिमिलर बनाने वाले प्रोडक्ट्स होंगे. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट है, इसलिए हम उसको बुलाते हैं ग्रुप. इसलिए हम उसको बुलाते हैं ग्रुप. सो विद दिस बच्चों वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट. अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि आता है हमें टेस्ट करना होता है अपना नॉलेज. हम देखते हैं कि हमने लेक्चर को ध्यान से सुना है, समझा है, पढ़ा है. उसी बेसिस पर एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमने कितने ध्यान से इस लेक्चर को सुना है. ओके, choose the correct option. In economic sense, market includes following activities. तो economic sense में अगर हम देखें तो market का मतलब क्या होता है, the place where goods are sold and purchased. एक ऐसी जगह जहाँ goods बेचे खरीदे जाते हैं, तो ये तो सही है. ओके,
Then it says an arrangement through which buyers and sellers come in close contact with each other directly or indirectly, ये भी सही है. A shop where goods are sold, ये भी सही है. तो all of the above is the correct option. अब आपके ऑप्शन में यहाँ पर आपको ऑप्शन ओनली बी लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो ये ओनली डी है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओनली डी. ओके, तो देयर वाज एन एरर इन दिस पीडीएफ. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. प्लेस, जब हम जगह की बात करते हैं तो हम लोकेलिटी में सर्व करते हैं, नेशनली सर्व करते हैं, इंटरनेशनली सर्व करते हैं. तो लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. अगर टाइम पीरियड होता तो अलग होता, लेकिन टाइम पीरियड में भी देखो लोकल और शॉर्ट पीरियड इंक्लूड किया है, तो बाकी सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट मिक्स एंड मैच है. लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड योर इंटरनेशनल मार्केट. ओके, तो यहाँ पर ओनली ए, ठीक है, यहाँ आपको दिया हुआ है नीचे ओनली ए, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज योर ओनली A. Okay. Homogeneous product is a feature of this market. Homogeneous product. Homogeneous product जो है वो identical product है. Identical product अगर आपको पता होगा तो that is perfect competition. यहाँ पर close substitutes होते हैं. यहाँ पर homogeneous product की तो बात ही नहीं आती है. Monopoly है इसके लिए, oligopoly में भी नहीं आता. तो C is the correct option, which is perfect competition. Okay. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर्स आर. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलर्स क्या होते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है डिमांड और सप्लाई जो होता है आपका, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस को डिसाइड करता है. तो दे आर दी प्राइस टेकर्स. डिमांड एंड सप्लाई यानी कि जो डिमांड होगी उस तरीके से प्राइस जो है वो सेट किया जाएगा. तो प्राइस टेकर्स होते हैं. दे आर नॉट द प्राइस मेकर्स, दे आर द प्राइस टेकर्स. प्राइस टेकर्स बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं. हाँ, अगर प्राइस मेकर पूछा जाए तो आप अपना मोनोपोली कंपटीशन जो है आप मोनोपोली मार्केट बोल सकते हो. ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द कंसेप्ट, गिव इकोनॉमिक टर्म्स. द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स. ऐसा मार्केट जहाँ पर फ्यू होते हैं. तो फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, तो इट बिकम्स ओलिगोपोली. Next is the point where demand and supply curve intersect. So it is known to be as equilibrium point. It is known to be as equilibrium point. Next, cost incurred by the firm to promote sales. अभी हमने पढ़ा है, it is nothing but selling cost. Number of firms producing identical product. So firms which produce identical product is known as industry. It is known as industry. Okay. Charging different prices to different consumers for the same product or service. Different price, different consumer. So that is your price discrimination. That is your price discrimination. Now you have to complete the correlation. Perfect competition, free entry and exit. Barriers to entry जो होता है that is in your oligopoly or monopoly. मोनोपोली में भी होता है, ओलिगोपोली में भी होता है बैरियर्स. तो बेसिकली हम यहाँ लिखते हैं मोनोपोली. मोनोपोली में ज़्यादा बैरियर्स होते हैं. प्राइस टेकर, प्राइस मेकर मोनोपोली है, तो प्राइस टेकर जो है वो हमारा होता है परफेक्ट कंपटीशन, जो हमने अभी पढ़ा है. तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर. सिंगल प्राइस परफेक्ट कंपटीशन. डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस, डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस जो है वो हमारा मोनोपोली में होता है. डिस्क्रिमिनेटेड इज इन आवर मोनोपोली मार्केट, जहाँ पर आप प्राइस अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग चार्ज करते हैं. दैट इज योर मोनोपोली. ओके, आई होप वी आर क्लियर विद दिस कोरिलेशन. मूविंग अहेड with the next question, find the odd word out. Okay, odd word जो है हमको बाहर निकालना है. सेलिंग कॉस्ट में हमने देखा था फ्री गिफ्ट्स होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, होर्डिंग्स होता है, पेटेंट्स भी होता है. विंडो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर नहीं होगा. लेट अस गो थ्रू दिस वंस अगेन. सेलिंग कॉस्ट जो हमने देखा, ओके, विंडो डिस्प्ले ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है.
ठीक है, सेलिंग कॉस्ट यानी जो बेचने के लिए हमने जो कुछ खर्चा किया है। विंडो डिस्प्ले कहीं ना कहीं आपका, आप विंडो डिस्प्ले बहुत अच्छे से सजा धजा के रखते हो ताकि लोग उसको देख सके, तो सेलिंग कॉस्ट में आपका पेटेंट्स जो है वो नहीं आता है, तो पेटेंट्स को आप बाहर निकाल देंगे। मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के बेसिस पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताना है, तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो इसमें से बाहर निकल जाएगा, वो है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस है, ये जो मार्केट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सॉरी टाइम के हिसाब से हमने पढ़ा था ना, टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, तो वो टाइम के हिसाब से था। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, प्राइस मेकर होते हैं, सही है, एंट्री बैरियर्स होते हैं, मेनी सेलर्स तो नहीं होते हैं, लैक ऑफ सब्सटीट्यूट चांस ही नहीं है क्योंकि सिंगल सेलर है यहाँ पर, तो सब्सटीट्यूट रहेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट इज लीगल मोनोपोली, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ओके, तो लीगल मोनोपोली में पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, तो ओपेक जो है वो बाहर आ जाएगा बिकॉज दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज बीइंग फॉर्म्ड, तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट, लॉजिक लगाकर हमको ढूंढना है कि इसमें से ऑड वर्ड कौन सा है। ओके, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोनोपोली, तो हमको फीचर्स और टाइप जो हमने पढ़ लिया है वही हमको लिखना है। ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, ओ इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमको, लेकिन हमको यहाँ पर स्केड्यूल भी बनाना हो, स्केड्यूल बना हुआ है, हमको इसको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के साथ साथ में हमको क्या करना है, हमको फिर डायग्राम भी बनाना है। ओके, जब डिमांड इन डजन, डिमांड प्राइस 10 था, डिमांड कितना था 500, सप्लाई हमारा 100 था, तो डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। जब यहाँ पर प्राइस 20 हो गया तो हमारा डिमांड जो है वो कम हो गया 400, लेकिन हमारा सप्लाई जो है वो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, फिर भी हमारा डिमांड जो है वो ज़्यादा है। ओके, जब प्राइस 30 रुपीज़ हो गया तो डिमांड जो है हमारा और कम होगा, तो ये 300 हो जाएगा, तो सप्लाई हमारा 300, डिमांड जो है वो इज इक्वल टू सप्लाई है। ओके, जब प्राइस हमारा 40 रुपीज़ था तो डिमांड हमारा 200 हो गया, कम हो गया, सप्लाई जो है हमारा बढ़ जाएगा, तो सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ डिमांड जो है वो सप्लाई से कम हो गया। लास्ट में जब हमारा प्राइस 50 है तो डिमांड हमारा 100 हो गया और सप्लाई हमारा 500 हो गया। अगेन डिमांड इज योर लेस देन सप्लाई और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। फिल इन द ब्लैंक्स इन द अबाउ शेड्यूल, ये हमने कर दिया है। अब डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम द अबाउ शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम। तो जैसा हमने देखा है, हमने चैप्टर के अंदर जब देखा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तब हमने सॉल्व किया, सिमिलरली आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बस आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई आएगा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर आप अपना प्राइस जो है वो कोट कर लेंगे, यहाँ डिमांड एंड सप्लाई आएगा आपके एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इस तरीके से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आकर जब मिल जाते हैं क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई, तो जो इंटरसेक्ट होता है पॉइंट, हम उसको पॉइंट का नाम दे देंगे पॉइंट ई, और फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे जब प्राइस हमारा 10 था तो डिमांड 500 था, सप्लाई 100 था, 20 पर आते ही हमारा प्राइस कम हो गया लेकिन सप्लाई बढ़ गया, तो ये 2 पॉइंट ऐसे जहाँ पर डिमांड ज़्यादा था। जब प्राइस 30 हुआ तो 300 पर आकर क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारा ₹300 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड 300, क्वांटिटी सप्लाई प्राइस 30 हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई 300 जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई हो गया। फिर 40 और 50 से बढ़ते हुए डिमांड कैसे कम हो गया, सप्लाई हमारा एक्सीड करता है। तो इस तरीके से आपको उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में दिया हुआ है उसको आपको ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करना है और इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैं लेकर आने वाली हूँ इंडेक्स नंबर, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंदर आने वाले हैं हमको सम्स, काफ़ी मज़ेदार सम्स है इसमें सॉल्व करने के लिए, अच्छी अच्छी टेक्निक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।